फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर जो हमने समझा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम पे जाता है डिपेंडिंग कि आप किस तरह का फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ रहे हैं। मैंने आपके साथ दोनों ही तरह के फोटोफॉस्फोरेशन के बारे में डिस्कशन किया, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी। मैंने ये शुरुआत इस तरह से की थी कि आपके जो प्रोसेसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं शुगर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन प्रोसेसेस में सबसे पहला स्टेप होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का, जो कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ एम्बेडेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके थ्रू करवाया जाता है। और इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो एटीपी होता है, और साथ में एक रिड्यूसिंग असिमिलेटिव पावर्स को भी मैं यहाँ पे कंसीडर करना चाहूंगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव, वो भी इन्हीं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ही एक प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। अगर थोड़ा सा हम फोटोफॉस्फोरेशन को ब्रीफ करें, क्योंकि मैंने आपको उस दिन कहा कि फोटोसिंथेसिस का जहां तक सवाल है, फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में बढ़ गई है, ठीक है। एक है लाइट डिपेंडेंट और एक है लाइट इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट तक फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट जो है लाइट इंडिपेंडेंट वाला, उसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि वो अभी हमने फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। बट जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको आपने कहा कि ये एक जो इसका बेसिक फंडा है वो बायोल्यूमिनेसेंस मैंने कहा, फोटोल्यूमिनेसेंस मैंने कहा, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया जाता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल शेल से। वो डिटेल में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है अल्टीमेटली एटीपी बनता है और NADPH प्लस H पॉजिटिव बनता है, और दोनों ही प्रोडक्ट्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बात हमारे बीच में पहले भी हुई थी कि देखिए नाम से तो ये लगता है कि लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो जितना भी लाइट डिपेंडेंट के अंदर एटीपी और NADPH बना, उसका अल्टीमेट यूज कहां हुआ? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। और जिसको यूज कर कर इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ने क्या बनवाया? ग्लूकोज बनवाया। तो ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जिनको आप नॉर्मली डार्क रिएक्शंस भी कह देते हैं, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो किस पे डिपेंडेंट है? लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स पे या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पे डिपेंडेंट है। तो कोई ये कहे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अगर लाइट नहीं होगी तो भी चलेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर दिन है, अगर लाइट का एक्सपोजर है सनलाइट का, तो ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस चल सकते हैं, क्योंकि वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो यूज क्यों हुई? क्योंकि मैंने कहा कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, और अगर मैंने यहाँ पे टर्म फोटो फॉस्फोराइलेशन के आगे लगा दी है तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो एटीपी है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन नॉर्मली हम एटीपी की सिंथेसिस की बात करते हैं, जो आपका एटीपी है वो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर बना, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए हमने इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह दिया, और कई सारे नाम मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके बताए थे जब फोटोफॉस्फोरेशन हम डिस्कस कर रहे थे। अब फोटोफॉस्फोरेशन में मैंने आपको बताया कि ये दो तरह की होती है, डिपेंडिंग कि लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज है वो क्या है, क्योंकि वेवलेंथ की रेंज पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा। अगर आपका फोटोफॉस्फोरेशन नॉन साइक्लिक है तो वेवलेंथ डेफिनेटली 680 नैनोमीटर से कम होगी। मैं ये वेवलेंथ्स की बात जब भी करता हूं तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं एसेसरी पिगमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फोटो सिस्टम्स के लिए जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर। तो ये जो वेवलेंथ है ये किसके द्वारा रिक्वायर्ड है? बाय फोटो सिस्टम्स। तो जब 680 नैनोमीटर से कम या इक्विवेलेंट वेवलेंथ मिलती है तो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों काम करते हैं। और हल्का सा अगर यहाँ पे ब्रीफ किया जाए
तो हमें पता है कि फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 में जाता है, और फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली किसकी रिडक्शन में हेल्प करता है? NADP पॉजिटिव की रिडक्शन में हेल्प करता है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे एक NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे कौन पूरा करता है? वाटर की स्प्लिटिंग। कुछ इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करते हैं जब PS2 की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बात की जाए तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर कुछ इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर क्या है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में भी डेफिनेटली एटीपी तो बन ही रहा है। तो अगर हम इसको पॉइंट वाइज इनमें डिफरेंसेस समझना चाहें तो मैं यहां पे ये समझा सकता हूं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सिर्फ और सिर्फ किसकी सिंथेसिस होती है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। और साथ ही साथ में अगर हम फोटो सिस्टम्स की बात करना चाहें कि कौन सा फोटो सिस्टम चलता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 चलता है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो मैंने आपको उस दिन भी डिस्कस करके बताई थी, मोर देन 680 होगी और लेस देन इक्वल टू 700 नैनोमीटर होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी मैंने आपको वेवलेंथ की जो बात यहाँ पे की, दैट इज लेस देन 680 नैनोमीटर, जिस पर दोनों फोटो सिस्टम चल सकते हैं। बट ये कंडीशन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 चल पाता है, और जब फोटो सिस्टम 1 अकेला चलता है या अकेला काम करता है, फंक्शन करता है, तो सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होती है, और जिसके दौरान सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है। बट अगर मैं यही बात करूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। पहला, एटीपी की सिंथेसिस तो हो ही रही है। दूसरा, यहां पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के दौरान ही होती है। और तीसरा, यहां पे एक रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर का भी बनना आप देख सकते हैं, जो आप इस मूवमेंट पे देख सकते हैं, इस पार्ट पे देख सकते हैं। अब यहां पे ये दो चीजें जो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में देखने को मिल रही है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे साइक्लिक में सिर्फ आपको एटीपी की सिंथेसिस देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि देखिए दोनों के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है, बट रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट का नॉन साइक्लिक में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइक्लिक, क्योंकि नॉन साइक्लिक के अंदर तीन फैक्टर्स की हमने बात की थी जब हमने फोटोफॉस्फोरेशन की बात डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। तो आप उस चीज को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा। अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एनसीईआरटी इस केस में पहले तो ये कहती है कि हाँ जी वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, ओके मान लिया। दूसरा जो पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर वो बड़ा खास पॉइंट है, क्या? अगर थोड़ा सा आप इसको रिमाइंड करें तो जब फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 1 को दिया गया तो इन दोनों के बीच कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात हुई थी। फोटो सिस्टम 2 से जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर का वो होता है आपका पीओफाइटिन, जो कि मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ही है बट इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है ड्यूरिंग फोटोल्यूमिनेसेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अब यहाँ पे मैंने भी कहा, खुद ही कहा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, इसको कहा जाता है प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन का काम क्या है? प्लास्टोक्विनोन का काम क्या है कि ये रिमूव करता है या कहे
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आप। प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। इसलिए हम इसको एक स्पेशल दर्जा देते हैं कि हम क्या कहते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद, दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास नहीं बल्कि प्रोटॉन कैरियर के पास जाता है, जो कि आपका प्लास्टोक्विनोन यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको आप कंसीडर करेंगे एज प्रोटॉन कैरियर। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो थोड़ा सा आप उस लाइन को देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। हाँ, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन, देखिए प्रोटॉन को अब हमने ये भी कंसीडर किया था कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम करता है, तो वो बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रॉन को हैंडओवर कर दिया जाता है किसके पास, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। और मैंने बताया था कि प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि नेचर वाइज एक प्रोटीन है, और इसकी जो नेचर है या इसका जो काम करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है साइटोक्रोम C के जैसा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम पढ़ते हैं, जो कि हम फ्यूचर में जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपके साथ वो भी बातें करेंगे वहां पे। और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 पे चला जाता है। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात जो एनसीईआरटी ने मेंशन की है वो ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी। वो ये बात की है कि हाँ जी NADPH प्लस H पॉजिटिव का यहाँ पे सिंथेसिस होता है, और सिंथेसिस भी किस तरफ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, जो कि अगेन एक कारण बनता है कि क्यों प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के अंदर कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें एक ब्रीफ था जो मैंने आपको समझाना था, आपके साथ शेयर करना था। लास्ट में हम एक और चीज यहाँ पे जरूर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। मैंने सिर्फ उन चीजों में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नॉन साइक्लिक के अंदर वो कुछ जिगजैग होता है, और इसी वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को आप जेड स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब जेड स्कीम में अगर कोई बोल दे कि भाई इक्वेशन क्या है, देखिए एनसीईआरटी के अंदर तो मेंशन नहीं है, बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा कि जेड स्कीम की जो इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं दैट इज H2O NADP पॉजिटिव प्लस 8 photons give rise to O2 NADPH प्लस H पॉजिटिव, कुछ इस तरह से। ये जो इक्वेशन है ये डिफाइन करती है क्या, देखिए अल्टीमेटली हमें पता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये तो जेड स्कीम के थ्रू ही इक्वेशन कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि जेड स्कीम में आपको ये सोचेगा कि सर जेड स्कीम में तो एटीपी तो बनाया नहीं आपने। देखिए एटीपी इन सारी चीजों का आउटकम है, क्योंकि चाहे आपका साइक्लिक है चाहे आपका नॉन साइक्लिक है, ये दोनों ही फोटोफॉस्फोरेशन का जो स्टेप्स है जहां पे आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझते हैं, ये दोनों ही किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, एटीपी सिंथेसिस में करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, बट एटीपी सिंथेसिस डायरेक्टली थोड़ी होती है, सिर्फ एक ही स्टेप पे होती है, वो भी आप बहुत बहुत कम एटीपी की क्वांटिटी बनती है, वो भी नॉन साइक्लिक में, वो भी तब जब आपका प्राइमरी एक्सेप्टर से, जहां पे मैंने बताया प्राइमरी एक्सेप्टर से जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इस वाले प्राइमरी एक्सेप्टर से जब इलेक्ट्रॉन आपके प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, इस दौरान मैं मान सकता हूं कि एटीपी बनता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो मेजर एटीपी की सिंथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के बाद होती है। तो साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, अल्टीमेटली इनका मेन पर्पस है प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करना, और फिर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब आप उन स्पेशल एलिमेंट्री पार्टिकल्स के थ्रू जब प्रोटॉन्स को डिफ्यूज करवाते हैं फ्रॉम हायर टू लो,
तब जाके वो एटीपी बनता है, जिसको आप केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के तौर पर कंसीडर करते हैं। बट अल्टीमेटली देखा जाए, कोई ये पूछे कि डायरेक्टली अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में देखा जाए तो इक्वेशन क्या रहेगी, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि हाँ, नॉन साइक्लिक में आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर स्प्लिट होने के बाद मिलते हैं वो किसको मिलते हैं, PS2 को, और लास्ट में एंड प्रोडक्ट जो है वो NADPH प्लस H पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई ये पूछे कि एक मॉलिक्यूल, देखो इस इक्वेशन से कई सारी चीजें डिस्कस हो सकती है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितने वाटर मॉलिक्यूल से बन रहा है, तो आप यहां पे देख सकते हैं 2, और 2 मॉलिक्यूल्स इन रिड्यूसिंग एसिडिनेटरी पावर्स के कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से बन रहे हैं, अगेन 2। और अल्टीमेटली एक और चीज यहां पे डिस्कस की जा सकती है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाने के लिए जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं, जिन्हें हम यूजुअली क्या कहते हैं, फोटॉन्स। ये आपके वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं, तो दे आर टोटल 8 फोटॉन्स, जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसी बात को यहां पे कंसीडर करते हुए अगर हम ध्यान से देखें, अब यहां पे मुझे 2-3 चीजें समझ आ रही है। पहला, एक कंसेप्ट होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और एक होता है क्वांटम यील्ड। ये दोनों ही कंसेप्ट इसी फोटोन और ऑक्सीजन के रिलेशन के बीच प्रेजेंट है या इनके ऊपर डिपेंडेंट है। क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए कितने फोटॉन्स की जरूरत होती है, तो सिंपल सी कहानी है भाई साहब, 8 फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। और क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि एक फोटोन कितने ऑक्सीजन को इवॉल्व कर सकता है, डेफिनेटली फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 1.25, और यू कैन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 12.5%, इसको आप क्वांटम यील्ड कहते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। एक तो यहाँ पे एक पर्पस सॉल्व हो गया। दूसरा पर्पस क्या है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए ये बात आपको तब भी समझाई जाएगी जब आपको डार्क रिएक्शंस या कहीं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले भी मैं आपको हल्का से बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी में एक जगह पूछा गया है कि व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, और ये इक्वेशन के अंदर मेंशन्ड है। इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, कई बार हमसे डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या चाहिए होता है, CO2, वाटर, लाइट, and they all give rise to your glucose, and यहां पे एक लाइट की प्रेजेंस दिखा दी जाए, ओके, they all give rise to what, and O2। आई होप ये वाला कलर आपके लिए विजिबल नहीं होगा। O2। और अगर इस क्वेश्चन को बैलेंस किया जाए तो 6 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट तो निकलता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन एक और चीज हमारे दिल में या हमारे मन में एक और बात आती है कि 12 मॉलिक्यूल्स वाटर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पूछना है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक कारण देते हैं, और कारण आपको इस इक्वेशन से मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जब डार्क रिएक्शंस होते हैं या कहें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, उस वक्त क्या होता है कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए
Just let me have some space over here. To fix one CO2, two molecules of NADPH plus H positive. Let me rewrite it again. कुछ हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है. To fix one CO2, two molecules of NADH plus H positive require. ओके और अगर मैं कहूं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए to synthesize one molecule of glucose, how many CO2s are required? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर है. तो डेफिनेटली 6 कार्बन के लिए आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6. तो वही कहानी है. तो इन ऑर्डर टू फिक्स 6 CO2 molecules, how many NADPH do you require? Therefore, you can write like this, 12. And to make, see, this equation is, ये इक्वेशन अपने आप में आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपको दो NADPH बनाने हैं तो आपको दो वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. या फिर आप कह सकते हैं अगर आपको एक NADPH बनाना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी? एक. अब आप देख लो, अगर आपके पास यहां पे मैं कह रहा हूं कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव की जरूरत है. क्यों? क्योंकि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जब फिक्स होते हैं तब जाके आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है. बहुत सिंपल सी बात है. तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के फिक्स होने की वजह से बनता है और आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए दो NADPH प्लस H पॉजिटिव की जरूरत है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाइएगा, यहाँ पे सिर्फ NADH नहीं NADPH की जरूरत है. तो 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए कितने NADPH की जरूरत है? 12. बहुत सिंपल. और इनको बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे? क्योंकि अगर एक को बनाने के लिए एक लगता है तो 12 को बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे? बहुत सिंपल, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब ये चीजें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके इसलिए यहाँ पे बता दी कि ताकि आपको ये पता रहे कि जब हम डार्क रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे हम आपको साइकिल में जो हम C3 साइकिल पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में जिसके थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, वहां पे हम आपको डिस्कस करके बताएंगे या समझाएंगे कि क्यों आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है ताकि आप एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना सके. तो यहाँ पे आपका सारा ओवरऑल फोटोफॉस्फोरेशन से रिलेटेड सारा पार्ट ओवर हो चुका है. तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम डार्क रिएक्शंस की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है क्योंकि उन्हीं रिएक्शंस के द्वारा हमारा प्लांट जो है वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकता है या कहें ग्लूकोज मैन्युफैक्चर कर सकता है. देखिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जिन्हें कहा जाता है, जो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते बट इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट होते हैं. बिना लाइट के डार्क रिएक्शंस नहीं चल सकते. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर हमने जो फोटोफॉस्फोरेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि दो चीजें हमारे पास बनकर आ रही हैं, एक ATP और दूसरा NADPH प्लस H पॉजिटिव. खास तौर पर मैं बात करूंगा जब नॉन साइक्लिक टाइप फोटोफॉस्फोरेशन चल रही है. अब ATP और NADPH का जो यूज है वो डार्क रिएक्शंस के अंदर है. खासतौर पे डार्क रिएक्शंस को हम बड़े अलग नामों से जानते हैं. इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा फर्स्ट कि डार्क रिएक्शंस में ये यूज हुए. ओके,
ये डार्क रिएक्शंस को आप बायोसिंथेटिक फेज कह सकते हैं। इसको बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहा गया? क्योंकि इस फेज के दौरान या इन रिएक्शंस के दौरान एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसकी फिक्सेशन के अंदर हमें एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव दोनों की ही जरूरत पड़ती है, जो कि किसके प्रोडक्ट है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की। अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस नहीं चलेंगे, या मतलब कि लाइट ना हो तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस नहीं चलेंगे, तो आपके पास ये और ये एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? डार्क रिएक्शंस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जा रहा है वो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। अभी रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों हमारे पास NADPH प्लस H पॉजिटिव को बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेस जो है वो हमारा फोटोफॉस्फोरेशन में चला जाता है, कि जहां पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है और वाटर के जो प्रोटॉन्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं किसकी रिडक्शन के लिए? NADP पॉजिटिव की रिडक्शन के लिए। और क्या बनवा रहे हैं? NADPH प्लस H पॉजिटिव बना रहे हैं। खासतौर पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फोटोफॉस्फोरेशन का कौन सा टाइप? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर मैं डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज की बात करूं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ग्लूकोज का बनना बहुत जरूरी है, और ग्लूकोज को बनने के लिए एटीपी सॉरी एटमॉस्फेरिक CO2 और एटीपी प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? डार्क रिएक्शंस हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलते हैं। ओके, आपके एनसीईआरटी में ना एक टर्म यूज की गई है खासतौर पर डार्क रिएक्शंस के लिए, कि क्या ये इनएप्रोप्रिएट होगा? इनएप्रोप्रिएट मतलब वहां पे एनसीईआरटी में यूज किया गया है मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब है इनएप्रोप्रिएट। क्या ये कहना कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या कहे डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस को ही आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कह सकते हैं, क्या असलियत में भी लाइट के इंडिपेंडेंट है? क्या वो लाइट पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते? तो मैंने यहां पे आपको समझा दिया कि नहीं, डायरेक्टली निर्भर नहीं करते, बट इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को जरूर निर्भर करते हैं। तो मतलब कि लाइट है तो ही डार्क रिएक्शन है, तो ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, तो ही आपका ग्लूकोज की यहाँ पे सिंथेसिस है। अगर लाइट नहीं है तो प्लांट्स ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं कर सकते, इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे हम डार्क रिएक्शंस की बात करें, तो डार्क रिएक्शंस को समझने के लिए देखिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो केल्विन जी को जाता है। अब अकेले केल्विन नहीं थे, मैं पहले बता दूं आपको, बट हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि सिर्फ केल्विन के ही नाम लिया गया है। केल्विन और केल्विन के कुछ कलीग्स थे, तो इसलिए जो केल्विन थे उन्होंने क्या किया, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि आई होप कि एनसीईआरटी में मेंशन होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई 1945 में, उसके बाद केल्विन एक साइंटिस्ट रहे, उनका नाम मेल्विन केल्विन था। तो उन्होंने इन पे काम किया और देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है वो किस तरह से होती है और किस तरह से प्लांट्स ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो केल्विन जी का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करके किया गया था। अब यहां पर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज हुआ वो कार्बन का हुआ, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसमें जो कार्बन था वो रेडियो एक्टिव था, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 18 था। सॉरी, जो आइसोटोप यूज हुआ वो कार्बन था, और वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 14 था। और हम सब जानते हैं कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट 14, या कार्बन का आइसोटोप जिसका मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। और साथ में उन्होंने एल्गी का यूज किया, क्लोरेला। अब हम सबको पता है कि क्लोरेला एक एल्गी, और एल्गी एक प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और फिर चेक किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये कहें डार्क रिएक्शंस के दौरान, किन प्रोडक्ट्स को बनाता है और कैसे कैसे वो प्रोडक्ट्स को बनाते हुए अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा वहां पे एक मोटो नहीं कंप्लीट होगा। तो एक्सपेरिमेंट्स को हम छोड़कर हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जो
केल्विन जी के एक्सपेरिमेंट को करवाया गया, ये केल्विन जी ने एक्सपेरिमेंट्स को किया, उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल किया जो कि कार्बन C14 था और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, और साथ में ही फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्लोरेला जैसे एल्गी का इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने चेक किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो अल्टीमेटली किस तरह से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब कि जो पाथवे आपके कंसीडर हुए किए जाएंगे उन पाथवेज को यहाँ पे किस तरह से स्टडी किया जाएगा वो हमने केल्विन जी ने बताया। अब बात क्या हुई कि जो पाथवे स्टडी हुए, ठीक है, उन पाथवे में शुरुआत हुई कि जो प्राइमरी या कहें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है CO2 की फिक्सेशन के बाद वो क्या था, तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और पता चला कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था 3 कार्बन का, ठीक है, जिसको आज के दौर पे आप बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड, या टेक्निकली कहा जाए तो 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स के अंदर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए, ये केल्विन जी ने जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आया वो 3 कार्बन का था और वो 3-फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड था। बट जब हमने यहाँ पे बाकी प्लांट्स को, जब हमने एक वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को कंसीडर किया, ये वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तब हमें पता चला कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का भी था। उसको बाद में एनालाइज किया तो निकला वो क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ओके। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद हमें देखने को मिले जब हमने उनको एनालाइज किया। अब यहां से हमें पता चला कि कुछ प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA था, उन्हें हमने कह दिया कि वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, C3 पाथवे। और जिनके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का या कहें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, उन्हें हमें कह दिया कि वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, C4 पाथवे। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैंने रिलेशन में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि देखिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका या तो C3 पाथवे में 3 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल होगा या C4 पाथवे में 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा। बट अल्टीमेटली यहाँ पे एक और चीज समझाने के लिए बहुत जरूरी थी, वो क्या थी कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, सेकंड बात जो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, किसका, CO2 का, जिसने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खुद को अटैच किया होगा या कार्बन डाइऑक्साइड जिससे सबसे पहले अटैच हुई होगी। तो हमें लगा कि अगर C3 पाथवे को कंसीडर किया जाए तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो डेफिनेटली प्राइमरी एक्सेप्टर कितने कार्बन का होगा, क्योंकि एक कार्बन तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड ने दी, दूसरी कार्बन या बाकी की 2 कार्बन डेफिनेटली किसकी होंगी, प्राइमरी एक्सेप्टर की। बट ये बात सही नहीं निकली, जो बाकी के 2 कार्बन थे, तो मतलब यहां पे हमने कंसीडर कर लिया या ऐसा सोच लिया होगा उस वक्त साइंटिस्ट लोगों ने कि 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, क्योंकि जब 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होगा तो ही जाके उसने एक कार्बन ऑफ CO2 के साथ जुड़कर पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनाया होगा, 3 कार्बन का, जिसको आपने बोल दिया 3PGA। बट काफी टाइम तक हमने इसी चीज पर एक्सपेरिमेंट्स किए केल्विन जी ने या बाकी साइंटिस्ट ने, और बाद में जब लास्ट में एक्चुअल में कंक्लूजन आया तो पता चला कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर था
वो आपका 2 कार्बन का नहीं था बल्कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल था। ठीक है, अब ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल एक्चुअली में क्या था? ये एक कीटोज शुगर थी। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम शुगर्स को जब डिस्कस करते हैं तो हम बताते हैं कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ शुगर। एक वो कैटेगरी जिसमें कीटोन ग्रुप होता है जिसको कीटोज शुगर कहते हैं, और एक वो कैटेगरी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको एल्डोज शुगर कहते हैं। तो जो कीटोज शुगर होती है उसमें आपका जो सबसे फेमस एग्जांपल है, जो बड़ा यूज टू हम याद कर सकते हैं या हमने सुना होता है, बड़े यूज टू होते हैं उस एग्जांपल से, वो है आपका फ्रक्टोज। और एल्डोज के अंदर जो हमारा बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है एल्डोज शुगर का, वो है हमारा ग्लूकोज। और यहाँ पे जो कीटोज शुगर एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर यूज हो रही थी वो थी आपकी राइबोलोज। अब इस प्राइमरी शुगर को, राइबोलोज को, सॉरी प्राइमरी एक्सेप्टर को, जो कि एक शुगर है, जब हमने इसका एनालिसिस किया तो पता चला कि ये था आपका राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को इन शॉर्ट हम लिख देते हैं RUBP, कुछ इस तरह से। तो ये साइंटिस्ट लोगों को बाद में पता चला कि जो एक्चुअल में प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 2 कार्बन का नहीं बल्कि इट्स अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि एक्चुअली में कीटोज शुगर था, जिसको आप राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कहते हैं या इन शॉर्ट RUBP कहते हैं। तो यहां से शुरुआत हुई उस पाथवे की जिस पाथवे से प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। अब इन सारे पाथवेज को डिस्कस करने से पहले देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कहानी समझाने वाला ताकि आप इसको अपने दिमाग में रखें और इसका एक रिलेशन बना सकें। देखिए हर एक प्लांट, जो भी प्लांट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस प्लांट के अंदर जो बायोसिंथेटिक फेस है, या कहें रिएक्शन, और उस रिएक्शन के दौरान जो अल्टीमेटली ग्लूकोज बन रहा है, जिसमें आप सिंपली इस तरह से दिखा सकते हैं कि हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई, हमें कुछ एटीपी की जरूरत पड़ी, और साथ ही साथ में हमें रिड्यूसिंग एसिडिटी पावर की भी जरूरत पड़ी। वो सबके अंदर C3 पाथवे होता है, और C3 पाथवे हर प्लांट के लिए, चाहे वो प्लांट का टाइप कैसा ही क्यों ना हो, कॉमन होता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब हम प्लांट्स के बायोसिंथेटिक फेज की बात करते हैं तो बायोसिंथेटिक फेज के हिसाब से हम प्लांट्स को 3 तरह के प्लांट्स में बांटते हैं। एक वो प्लांट जो C3 प्लांट माना जाता है, एक वो प्लांट जो C4 प्लांट माना जाता है, और एक वो प्लांट जिसको हम कैन कहते हैं या कहें क्रेसिलूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। आपके पास प्लांट का कोई भी टाइप हो, उसमें एक चीज कॉमन होगी कि वो सारे के सारे अल्टीमेटली ग्लूकोज C3 पाथवे को फॉलो कर कर ही बना सकेंगे या बना पाते होंगे। और C3 पाथवे जो है वो कॉमन रहता है, और इस पाथवे में जो सबसे बड़ा मेजर रोल है, जो कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है अर्थ पे, वो है आपका रुबिस्को। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि कोई भी प्लांट हो, चाहे C3 है, चाहे C4 है, चाहे कैम प्लांट है, वो सारे के सारे प्लांट्स एक कॉमन पाथवे शो करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, और उस कॉमन पाथवे को C3 पाथवे कहा जाता है। तो प्लांट्स के टाइप्स किस आधार पे हुए?
अगर ध्यान से यहाँ पे देखा जाए तो देखिए प्लांट्स के अंदर, खास तौर पे जिन प्लांट्स में सिर्फ C3 पाथवे फॉलो होता है, उन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कह देते हैं। क्योंकि देखिए C3 प्लांट्स या C3 पाथवे या C4 प्लांट्स या C4 पाथवे, ये इनका नामकरण जो है इनके पाथवे के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना उसके आधार पर। अब अगर प्लांट C3 प्लांट है, वो सिर्फ C3 पाथवे शो कर रहा है, तो उसको C3 इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं C4 प्लांट की, अब C4 प्लांट स्पेशल एडेप्टेशन के लिए है। ये अडेप्ट ही इसलिए हुए हैं, कुछ कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी थी और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्लांट्स के अंदर उन्हें फेस करने को मिल रही थी कि उन्हें अल्टीमेटली खुद को इवॉल्व कर या खुद को चेंज करना पड़ा। अब C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें C3 पाथवे प्लस C4 पाथवे दोनों होते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है प्लांट की, जो कि मैं बताने वाला हूं कि वो C4 प्लांट से थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, उसे कहा जाता है आप कैम प्लांट्स। इनके अंदर भी C3 पाथवे और C4 पाथवे दोनों देखने को मिलते हैं। बट फिर ये C4 से अलग कैसे हुए? ये C4 से कुछ इस तरह से अलग हुए कि C4 प्लांट्स के अंदर एडिशनल कुछ फीचर्स होते हैं। एडिशनल फीचर्स क्या है? इनके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलेगी। जब हम C4 पाथ पे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्रेन्स एनाटॉमी होती क्या है। दूसरा, अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो ये कैसे एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है? ये खास तौर पर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स के लिए अडेप्टेड है। ठीक है। और अगर यही बात कैम प्लांट्स की जाए तो कैम प्लांट्स के अंदर C4 प्लांट्स के अकॉर्डिंगली या कंपैरिजन में क्या चीज का डिफरेंस है? पहला तो यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी एब्सेंट होती है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है मीजोफिल और शेथ सेल्स की, जो कि आपको सिर्फ C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगी, बंडल शेथ सेल्स की। दूसरा, इनमें जो स्टोमेटा है वो स्कोटॉपिक होता है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही खुलता है। तीसरा, इनमें लीव्स एब्सेंट होती हैं और स्टेम मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड का मतलब स्टेम ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगी और साथ ही साथ में वो वाटर को स्टोर भी करती है। तो आप लोगों को ये सारी एडेप्टेशन देखकर कैम प्लांट्स के अंदर खास तौर पर कुछ बातें समझ आ चुकी होंगी, कुछ हिंट भी मिल चुका होगा कि ये जो प्लांट्स है ये एक्चुअल में कैसे एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड रहे होंगे या होंगे, यू कैन से एरिड और डेजर्ट एनवायरनमेंट में ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि एरिड और डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा अक्सर रात के समय खुलता है, दिन के समय खुल नहीं सकता क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, हीट बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, उसमें वाटर लॉस को बचाने के लिए कई सारी अडेप्टेशंस होती हैं, जिसमें मैंने एक स्टोमेटा आपको बता दिया कि स्कोटॉपिक है, मतलब रात के टाइम ओपन होगा, दिन के समय बंद रहेगा। लीव्स एब्सेंट है क्योंकि लीव्स ट्रांसपिरेशन को प्रमोट करती हैं, तो लीव्स नहीं होनी चाहिए वहां पर, अगर होगी तो क्या होगा, तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। और तीसरा,
स्टेम मॉडिफाइड होगी। स्टेम खासतौर पे आपने देखा होगा जैसे कैक्टस है, ओपेंशिया है, ये सारे एरिड और डेजर्ट एरियाज के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। तो स्टेम मॉडिफाइड का मतलब है कि स्टेम ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी करवा रही है और साथ ही साथ में वाटर को स्टोर भी कर रही है। तो इसलिए ये सारी अडेप्टेशन जो है वो उन प्लांट्स की हैं जो अक्सर आपको एरिड और डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो प्लांट्स के टाइप्स हैं ये तो मैंने आपको बता दिए कि कैम और C4 प्लांट्स कहाँ होंगे, C3 प्लांट्स कहाँ होंगे। C3 प्लांट्स अक्सर उन जगहों पे होते हैं, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नॉर्मल प्लांट्स है, जहां पे जो मेसोफिटिक कंडीशंस होती हैं, आप यू कैन से। अब देखिए मेसोफिटिक कंडीशंस का मतलब क्या है कि जहां पर किसी भी चीज का होना, एनवायरमेंटल फैक्टर का, किसी भी एनवायरमेंटल का फैक्टर का होना पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें कि सीजनल चेंजेस आते हैं, कुछ महीने बहुत गर्मी है, कुछ महीने ठंड है, कुछ महीने आपकी बसंत ऋतु है और कुछ महीने आपकी पतझड़ का मौसम होता है, ऑटम होता है, तो कुछ स्प्रिंग होता है। मतलब कि कंडीशंस या फैक्टर्स एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर ज्यादातर आपको C3 प्लांट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, मैंने तो एक नॉर्मल ब्रीफ सा एक डिस्कशन आपके साथ किया है कि भाई ये सारे प्लांट्स हैं और इन सारे प्लांट्स के अंदर एक C3 पाथवे बड़ा कॉमन रहता है। बट जब हम इसको एक्चुअल में समझेंगे कि क्यों कुछ प्लांट्स को जो कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में है या फिर एरिड या डेजर्ट जैसे एनवायरनमेंट में है, खुद को बदलना पड़ा, खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़े, कुछ एडिशनल पाथवेज को यहाँ पर अपने अंदर रखना पड़ा या उसको चलाना पड़ा, तो उसका जो कारण है, अल्टीमेट रीजन जो है वो है आपका वो एंजाइम जो कि मैंने अभी बताया, रुबिस्को, जो कि दुनिया का सबसे एबंडेंट एंजाइम है। बट एबंडेंट होने के साथ साथ इस एंजाइम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये एक डुअल नेचर का एंजाइम होता है। अब देखिए डुअल नेचर के एंजाइम की बात मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं। कायदे से अगर सब कुछ सही सलामत है, प्लांट्स जिंदा है, तो एंजाइम आपके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है। एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव तो चलो पाथवे में यूज हो रहे हैं, बट सबसे पहला स्टेप तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में उसे फिक्स करना है और उसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर सब कुछ सही चला, मैं खासतौर पे C3 साइकिल की बात कर रहा हूँ या C3 पाथवे की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी और पाथवे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी प्लांट है, चाहे C3 है, चाहे C4 है, चाहे आपका कैम प्लांट है, सबके अंदर C3 पाथवे कॉमन रहता है, क्योंकि वही एक अकेला पाथवे है जिससे आप ग्लूकोज सिंथेसाइज करवा सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है C3 पाथवे के लिए, वो होता है आपका रुबिस्को। और मैंने कहा कि रुबिस्को की कुछ खास बात है। रुबिस्को की बात खास क्या है कि एक तो दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है और दूसरा ये डुअल नेचर का एंजाइम है। अब डुअल नेचर का एंजाइम के बारे में अगर मैं वर्बली आपको बताऊं कि ये काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हिसाब से। देखिए अगर इस एंजाइम को C3 पाथवे फॉलो करके क्या बनवाना है, ग्लूकोज बनवाना है, तो इस एंजाइम को किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा और कंडीशंस ऐसे बिहेवियर के लिए क्या होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एंजाइम के आसपास ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एंजाइम कैसे काम करेगा, कार्बोक्सीजनेज की तरह काम करेगा, ठीक है। और कार्बोक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो अल्टीमेटली किसको फिक्स करेगा, टू फिक्स CO2। बट अगर इस एंजाइम ने अपनी नेचर बदल दी, और जब नेचर ये बदलता है तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो नेचर कैसे बदलेगा और किस तरह से बिहेव करेगा। मान लीजिए अगर CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के मुकाबले कम हो जाती है, तो यही एंजाइम किस तरह से बिहेव करने लग जाता है, ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करने लग जाता है। और CO2 फिक्स करने के बजाय ये किसे करता है, फिक्स ऑक्सीजन को। और इस तरह के पाथवे को आप कहते हैं फोटो
रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन की अच्छी बात है? नहीं। देखिए फोटो रेस्पिरेशन से क्या होता है, मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस एक ब्रीफ बता रहा हूं। फोटो रेस्पिरेशन से अल्टीमेटली प्लांट्स को हार्म होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन अगर प्लांट्स कर रहे हैं तो ये उसके लिए एक हार्मफुल प्लस वेस्टफुल प्रोसेस है। मैंने ऐसा क्यों कहा हार्मफुल और वेस्टफुल? हार्मफुल इसलिए कहा कि कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ बनते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं प्लांट्स के लिए। और वेस्टफुल इसलिए कहा कि यहाँ पे अननेसेसरली एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है और बनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्लांट्स को ग्लूकोज की जरूरत थी, इस पूरे पाथवे के थ्रू ग्लूकोज बनवाना था, बट बनवा क्या दिया, कुछ भी नहीं। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उल्टा एटीपी भी यूज करवाया और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बने जो कि प्लांट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये प्लांट्स के टाइप आप यहां समझ रहे हैं ना, C3 के बाद C4 या कैम प्लांट्स, इनका कारण चेंज होने का यही था कि रुबिस्को की डुअल नेचर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए अब अगर आप रुबिस्को की बात करें तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि डुअल नेचर का है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बिहाफ पे काम करता है। और रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या था, सॉरी मैं रुबिस्को की फुल फॉर्म आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया। रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है सेम वही जो प्राइमरी एक्सेप्टर की है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सीजनेस ऑक्सीजनेस, ये फुल फॉर्म है रुबिस्को की। अब एंजाइम किस पे काम करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर आपका आरयूबीपी जिसका खुद का नाम क्या है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, और दूसरा उसके साथ क्या जोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। अच्छा इसकी एक और पुरानी टर्मिनोलॉजी भी है, इसको किसी जमाने में कार्बोक्सी डिसम्यूटेज भी कहा जाता था, डिसम्यूटेज, ये इसका एक ओल्डर वर्जन है नाम का, ठीक है। कार्बोक्सी डिसम्यूटेज भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, कुछ बुक्स मेंशन करती है कि हाँ कि पहले इसी एंजाइम को कार्बोक्सी डिसम्यूटेज भी कहा जाता था। अच्छा तो ये एक डुअल नेचर का एंजाइम है जिसकी कुछ प्रॉब्लम्स क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रही O2 के मुकाबले तो डेफिनेटली ये एंजाइम कार्बोक्सीजनेस की तरह काम करेगा और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो मैं भी यही चाहता हूँ, प्लांट्स भी यही चाहते होंगे कि वो अल्टीमेटली किस तरह से बिहेव करवाएं, इसको ग्लूकोज की तरह बिहेव करवाएं। बट अगर ये गलती से कार्बन डाइऑक्साइड O2 से कम हो जाए तो ये किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, और क्या चीज होना शुरू हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए एक हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस है। तो मैं नहीं चाहता, ना ही प्लांट चाहेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन करवाए। अब फोटो रेस्पिरेशन को रोका कैसे जा सकता है, बहुत सिंपल, एक ही तरीका है। कैसे, हाउ टू स्टॉप इट? बहुत सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हमेशा O2 की कंसंट्रेशन के मुकाबले रुबिस्को एंजाइम के आसपास ज्यादा बना के रखा जाए, जिससे कभी भी रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। इट विल ऑलवेज वर्क लाइक कार्बोक्सीजनेज और हमेशा क्या बनाता जाएगा, ग्लूकोज, प्लांट को तंग नहीं करेगा। तो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रुबिस्को एंजाइम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा रखा जाए, जिसके लिए प्लांट्स खुद मॉडिफाई हुए। अब मॉडिफाई तो हुए और मुझे पता है कि मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो प्लांट्स की हुई कि इस तरह से स्टॉप करने के लिए, इसमें जो एग्जांपल प्लांट्स का आता है वो आपका एक तो C4 प्लांट आता है और एक आपका आता है कैम प्लांट, ठीक है। एक तो आगे आपका C4 प्लांट और एक आगे आपका कैम प्लांट, वो इसको रोक सकते हैं, बट C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं शो करते हैं।